हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज हमारा 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट वाली वीडियो से ही रिलेटेड है। अभी जो रिसेंट में हमने बांग्लादेश में पिछले साल 2024 में जो विटनेस करा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो रखी है, तो मोहम्मद यूनिस उस इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर है, वही अभी चल रही है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस कि एक्चुअली में हुआ क्या था, रीज़न क्या था इस इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट के पीछे। उसके बाद जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, कोशिश करेंगे उसे अटेम्प्ट करने की, उसे डिस्कस करेंगे एटलीस्ट कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन का। अच्छा, और ये जो इशू है ना बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का, इसके ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग इस पर आ सकती है। हालांकि पुराना हो गया है, बट फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं पता है कितने पुराने टॉपिक आ जाए, तो आप इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। तो देखिए, अच्छा, मैं जो भी बताऊँगी वो इस पीपीटी में नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही आ सकते हैं, इतना सब कुछ इसमें नहीं आ सकता है। सो लेट्स जस्ट फोकस कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पे, रेदर देन कि क्या लिखा हुआ है उस पर। तो सबसे बेसिक इसके पीछे देखिए, स्टार्ट जब 1971 से, इंडिपेंडेंस से ही अगर हम नोट करें तो 56% रिजर्वेशन है बांग्लादेश में। ये 56% रिजर्वेशन है बांग्लादेश में, जिसमें से 30% रिजर्वेशन, इट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूज अमाउंट, 30% रिजर्वेशन है फॉर रिलेटिव्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। और ये अकेला ये ही रीजन है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है ना, जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए उसके पीछे यही रीजन है, 30% रिलेटिव ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके लिए जो रिजर्वेशन है। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इग्निशन जहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। फिर 10% है वुमेन के लिए, 10% है फॉर द पीपल फॉर द अंडर फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, 5% है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए, और 1% है डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए वो इसके ऊपर हुए, तो हम आज इसी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये, स्टूडेंट प्रोटेस्ट सबसे पहले तो, और जो उसमें डिमांड थी, बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इसको ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और डिमांड थी कि इस 30% रिजर्वेशन को कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है ठीक है, वी नीड टू अबॉलिश दिस 30% रिजर्वेशन, और 30% से हटा के इसे 5% कर देते हैं। बट स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाज नॉट, स्टूडेंट जो बॉडी थी वो ये डिमांड कर रही थी कि इसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, और एक ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, एक ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए इसकी जगह पे। तो 56% से सुप्रीम कोर्ट ने 7% पे ले इंट्रोड्यूस कर दिया रिजर्वेशन, मतलब इतना डिक्रीज कर दिया, जिसमें 7% में से 5% है फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव्स को, 1% है इंडिजीनियस कम्युनिटीज को, एंड 1% है डिसेबल को। तो ये एक चीज है। अब इसमें अगर हम देखें, प्रोटेस्टर ने डिमांड करा, प्रोटेस्टर ने डिमांड करा कि जो 5% रिजर्वेशन है ना, उसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम हुई, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने सबसे पहले तो यूज ऑफ वायलेंस ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। सेकंड क्या हुई, दीज प्रोटेस्टर आर टर्म्ड एज रजाकर्स, दिस फ्यूल द प्रोटेस्ट। इसने एक्चुअली में और आग में घी डालना जैसे बोलते हैं ना, तो उसने ये स्टेटमेंट ने उसका काम करा। ऑलरेडी प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो चुका था, और फिर गवर्नमेंट ने दे टर्म दीज प्रोटेस्टर रजाकर, रजाकर का मतलब होता है ट्रेटर, मतलब कि वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस वॉर में, मतलब 1971 में बांग्लादेश का जब इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा था, तब पाकिस्तान की साइड से फाइट करी थी, बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था, उन्हें ट्रेटर या रजाकर बोलते हैं। उसके बाद ऑल ये वायलेंट हो गया। ये तो था मेन पॉइंट जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव को मिला हुआ था। अब हम डिस्कस करें बाकी फैक्टर क्या थे। बाकी फैक्टर थे
कुछ इन्फ्लुएंस ग्रुप का पार्टिसिपेशन, जैसे कि हिफाजत इस्लाम, हिफाजत इस्लाम और जमात ए इस्लाम, they have openly opposed secular practices of Supreme Court. इन दोनों इन्फ्लुएंस ग्रुप ने दे हैव ओपनली अपोज द सेक्युलर प्रैक्टिस ऑफ बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद वी हैव सीन अदर, जो इसके अलावा जो रीज़न थे वो हमने टाइमलाइन वाले उस टाइम पे डिस्कस नहीं करा था, पर अब डिस्कस करते हैं। जो 2018-16 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो 2024 में इलेक्शन हुए, ये दोनों ही इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि जो मेन अपोजिशन पार्टी थी बीएनपी, उसने बॉयकॉट कर लिया था। और 2024 के इलेक्शन को इलेक्टोरल रिगिंग के भी बहुत केसेस आए, माल प्रैक्टिसेस के आए, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहे थे। तो ये एक रीज़न है, प्रोटेस्ट एक रीज़न है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, गवर्नमेंट जॉब कम अवेलेबल है, तभी तो वो कह रहे हैं कि इस रिजर्वेशन स्कीम को हटाओ। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा रिजर्वेशन दे रखा है, तो ये एक रीज़न है। ऊपर से हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, गवर्नमेंट ने वायलेंस का यूज़ करा, करप्शन जो थी, तो ये सारे रीज़न मिलके इस कंप्लीट प्रोटेस्ट को और फ्यूल कर दिया। तो ये एक रीज़न था। अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था हेल्प करने से। आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, मतलब सरेंडर करने से, कि हम हेल्प नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास आर्मी का भी सहारा नहीं था, तो उसके वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया था, तो एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता था, रेजिग्नेशन का और टू स्टेप डाउन। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप डाउन एंड शेख हसीना फ्लू आउट ऑफ बांग्लादेश। कहाँ पर आई, हिंडन एयरबेस, मतलब वेंट टू इंडिया। फिर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मोहम्मद यूनुस, ही इज द लीडर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट ही काम कर रही है। दूसरा ये है कि अच्छा, ही इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज विनर, एंड इनके वर्क बहुत फेमस है। आई थिंक आपने इनके वर्क के बारे में पढ़ा भी होगा या इनका एडिटोरियल पढ़े होंगे इंडियन एक्सप्रेस या किसी में, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। ही वर्कड ऑन माइक्रो फाइनेंस एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अब एक पॉइंट है, इनकी गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज करा इंडिया को। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते, अब तक आपको पता है सोनाली अध्याय चल रहा था, गोल्डन पीरियड जिसे हम कह रहे थे वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, तो इस पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद एक मेजर चेंज देखा गया इंडिया और बांग्लादेश में। मतलब ट्रेड लेवल कम हुआ, ट्रस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो उसके पीछे इंडिया को बहुत इफेक्ट हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं इंडिया पे क्या असर हुआ। इट अफेक्टेड इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, ट्रेड डिक्रीज हुआ है, बायलैटरल टॉक्स डिक्रीज हुई है, इंडिया को अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि। दूसरा, इंडिया ने क्रिटिसाइज करा है इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस को, जैसे इंडिया ने क्रिटिसाइज करा अटैक ऑन माइनॉरिटी। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उन पे अटैक विटनेस हुए, तो इंडिया ने उसे क्रिटिसाइज करा। MEA ने ओपनली क्रिटिसाइज्ड इट। एंड सेकेंडली, अरेस्ट ऑफ C. Krishnadas. He is actually an influential figure in Bangladesh minority. He is vocal of minority rights. तो he was arrested recently in lieu of कि आपने बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करा है, सो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है।
और बेल भी डिनाई कर दी गई है इन्हें। तो इंडिया ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा है। एक्चुअली में सी के दास ने माइनॉरिटी राइट्स को लेके बहुत अपनी आवाज़ रेज़ करी थी। इस्कॉन से एफिलिएटेड है ये, और यहाँ पे इंडिया में प्रेशर बन रहा है इस्कॉन ग्रुप से कि वहाँ बांग्लादेश में इस्कॉन ग्रुप खतरे में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है, उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करा। उनका ये कहना है इंटरिम गवर्नमेंट का बांग्लादेश की कि आपने यहाँ से जो पॉलिटिकल फिग्यूटिव गए हैं, जैसे शेख हसीना गई है, उन्हें आपने पनाह दी है, सो यू हैव हार्बर्ड अवर पॉलिटिकल फिग्यूटिव। तो उन्होंने इस बात को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज़ करा। दूसरा, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ना, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, वो एक तरीके से डेंजर में है। एंड वाई इट्स इन डेंजर? बिकॉज जैसे अगर आप देखो, अडानी पावर प्लांट, एक अडानी बैक्ड पावर प्लांट था, इसको अंडर रिव्यू कर दिया है। सो इट्स अंडर रिव्यू, इंटरिम गवर्नमेंट ने इसे रिव्यू की लिस्ट में डाल दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अभी खराब हुए हैं। और इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें इंटरिम गवर्नमेंट का नेचर नहीं पता है। सेकेंडली, इंटरिम गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ग्रुप, हिफाजत-ए-इस्लाम एंड जमायत-ए-इस्लाम। They have kind of a extremist ideology. तो ये एक चीज़ है। दूसरा, प्रो पाकिस्तानी अप्रोच है, प्रो चाइना अप्रोच है। तो इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक है इंडिया के लिए। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखो इसी में, वो इससे रिलेटेड नहीं है, अगर हम देखें वैसे, अफगानिस्तान, इफ़ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, तो यहाँ पे तालिबान है। देन वी हैव पाकिस्तान हियर, देन वी हैव चाइना एज अवर नेबर, वी हैव म्यांमार, वी हैव बांग्लादेश, वी हैव मालदीव। अगर आप नोट करो, अफगानिस्तान में पाकिस्तान है जहाँ पर है तालिबान से डील करने में। हाँ, अभी कुछ रिश्ते पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खराब हुए हैं बिकॉज ऑफ तहरीक तालिबान, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया अफगानिस्तान डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान हैज़ मोर इन्फ्लुएंस देन इंडिया। चाइना इज ऑलरेडी लाइक अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इज फॉर एवर अगेंस्ट। म्यांमार में वी हैव मिलिट्री जनता। देन अब मालदीव में वी वर सीइंग एंटी इंडिया स्टैंड। अभी कुछ चेंज आया है, विटनेस हुआ है अभी चेंज इंडिया की तरफ, बट उससे पहले हम एंटी इंडिया स्टैंड देख रहे थे। अब ये बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। अगर आप विटनेस करो तो इंडिया के चारों तरफ जितने भी नेबर है, एक वॉलेटाइल और इनस्टेबल नेबरहुड है। हमने बात करी थी ना बॉर्डर मैनेजमेंट में, वॉलेटाइल नेबरहुड। तो ये एक रीज़न है कि ये कैसे सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बनता है। वाई दिस इज कंसर्न इज अ कंसर्न फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जितना आपका नेबरहुड वॉलेटाइल होगा, उतनी इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हमारा नेबरहुड वॉलेटाइल होगा, इन्फ्लक्स होगा इंडिया के अंदर भी। 4 लोग एक ग्रुप में हैं, 3 लोग कुछ करेंगे तो द फोर्थ वन विल ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड कि हाँ ये करना चाहिए। नहीं भी होता है तो एटलीस्ट मेंटल प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं ना पीयर प्रेशर, तो जैसे हमने रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में देखे, हमने रिफ्यूजी क्राइसिस विटनेस करे, हमने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी विटनेस करी। जब when Taliban came to power, what we have witnessed is कि फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप है उनकी इंक्रीज हो गई है। तो एकदम से कैसे इंक्रीज हुई? बिकॉज तालिबान केम टू पावर। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं नेबरहुड हमेशा स्टेबल होना चाहिए और इनवॉल्टाइल होना चाहिए। तो ये एक कुछ चीज़ थी। अभी टाइम है हमारे पास, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करा था, लास्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन था इंडिया स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन नेबरिंग कंट्रीज। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पहले या तो आप चाइना से स्टार्ट करो या फिर आप स्टार्ट करो सबसे बेसिक
सबसे जनरल जो आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ लेमैन, आप 21st सेंचुरी स्टार्ट करो। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट एशियन कंट्रीज। एशियन लोकाई ऑफ पावर हैज शिफ्टेड टू एशियन कॉन्टिनेंट। आपको बताना है कि 21st सेंचुरी एशिया के बारे में है, जो लोकास ऑफ पावर है इट हैज शिफ्टेड टू एशियन कॉन्टिनेंट। या फिर आप लिख सकते हो, अगर आपको कुछ एग्जांपल देना है तो उसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो राइजिंग पावर के बारे में आप बता सकते हो इंडिया एंड चाइना। अब आप मेन बॉडी में आओ अपनी। अब इस मेन बॉडी में बताओ आपको जो भी बताना है कि चाइना पाकिस्तान में कैसे काउंटर कर रहा है हमें, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, प्लस मालदीव में। और चाइना की आइडियोलॉजी क्या है, सॉरी, चाइना की आइडियोलॉजी बताओ। स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी, डेप्थ डिप्लोमेसी, ये आप मेन बॉडी में बताएंगे। और फिर आप बताएंगे 4 लाइनों में कि इससे इंडिया पे क्या असर आ रहा है। इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा रहा है चाइना बांग्लादेश और म्यांमार में। हमने देखा था ना, म्यांमार में 3 ब्रदरहुड अलायंस को सपोर्ट कर रहा था चाइना, तो ये आप लिख सकते हो। और लास्ट में जब आपका 3rd पैराग्राफ होगा उसमें आप बताओगे कि इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडिया ने भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस या अपनी ट्रेड प्रेजेंस इंक्रीज करी है इन कंट्रीज में, और कैसे करी है वो आपको हमने सब वीडियोस में डिस्कस करा है, वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सो दैट्स हाउ यू कंप्लीट योर आंसर। 300 वर्ड्स में इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो सकता है। तो आई जस्ट एडवाइस कि आप लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हर वीडियो के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उतना भी करोगे तो भी आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्लास में विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।